हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड 2023 बैच के लिए सेक्शन 2 प्रैक्टिस सेट मतलब कि भौतिक विज्ञान डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 अवरोध तांडव मतलब तांडव, इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं। 6 PM पे आपका डेली लाइव रहेगा। ये दूसरा मॉक टेस्ट होने वाला है आपका, तो एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे ज़रूर ऐड हो जाएगा। इसका PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने क्लास 1 का PDF प्रोवाइड करा दिया है, तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा। 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस सेशन को शेयर कर दीजिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं दमदार तरीके से। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते, एक बार शेयर करिए। यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस चालक से प्रति इकाई समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आपको बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप इसको कैसे नोट करिएगा, तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो I आप इसे NE लिख सकते हैं या फिर XE भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और N आपकी संख्या निकालना है इलेक्ट्रॉनों की, तो N I/E हो जाएगा। ओके, तो I/E और I का मान दे रखा है 1 एम्पियर, तो आप 1 लिख देंगे। और E का मान मतलब कि आपको नोट कर लेना, E का मान कितना हो जाता है 1.6 मतलब कि 1.6 × 10 के पावर -19, 1.6 × 10 के पावर -19। तो ये आप नोट कर लीजिए। ये आप नोट करने के बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, तो जो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसे फॉर्मूला को याद करिएगा। तो इसको नोट करने के बाद आपका जो आंसर आने वाला है कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, जल्दी से बताइए। चलिए, तो जो आपका आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करिएगा, फटाफट सॉल्व करिए। सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है एक लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। यदि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर बन रहा है तो लेंस की आवर्धन क्षमता की गणना करें। और आपको बताना है, इसकी गणना करना है आवर्धन क्षमता का। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा ही आएगा। VVI लगा सकते हैं आप इसे। और ये दोनों जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना भाई साहब, टॉप क्लास के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए, लेंस की आवर्धन क्षमता अगर बात करें तो लेंस की आवर्धन क्षमता नोट करके इसको M से डिनोट करेंगे। लेंस की आवर्धन क्षमता इधर लिख सकते हैं आप, अगर नोट करना चाहे तो लेंस की आवर्धन क्षमता लिख लीजिए और इसको M से, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है 1 + D/F, ये आपका फॉर्मूला है। तो ये आपका फॉर्मूला है आवर्धन क्षमता का, लेंस की आवर्धन क्षमता का। M = 1 + D/F, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक का एक यहीं पे रहेगा। D के जगह पे क्या लिखेंगे, D आपका क्या है, D आपका क्या है, तो D आपका क्या है, जल्दी से बताइए। तो D आपका जो दे रखा है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी जो दे रखा है डिस्टेंस, वही है आपका 25, यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका लेंस की फोकस दूरी दे रखी है F फोकस, तो यहाँ पे 2.5 आपको नोट कर लेना है। इसको नोट करिएगा। तो यहाँ पे 2.5 है दे रखा है और 2.5 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 निकाल के और 2.5, उसके बाद इसको माइनस प्लस करना है। आराम से इजीली हो सकता है, मेरे ख्याल से हो जाएगा ना। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसको मैं ही सॉल्व करता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसको 2.5 का 2.5 LCM मान लीजिए, वही ले लीजिए 2.5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2.5 + 25, तो 27.5/2.5, 27.5/2.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, पॉइंट है तो पॉइंट कटेगा, 25 11 बार में कट जाएगा, जो कि 11 बार में कटेगा, तो ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन C में दे रखा है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि एक तरंग का तरंग दैर्घ्य 25 सेंटीमीटर तथा आवृत्ति 400 प्रति
सेकंड है इस तरंग की चाल होगी। चलिए बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं ABCD दे रखा है और देखते हैं राइट आंसर कौन देता है। क्या बताना है आपको? तरंग की चाल बताना है। ओके, तो तरंग की चाल का जो फॉर्मूला होता है इसको नोट कर लीजिए और फटाक से इसका आंसर दीजिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तरंग की चाल यहाँ पे तरंग दैर्घ्य दे रखा है, ओके, लैम्डा दे रखा है और यहाँ पे आवृत्ति दे रखा है, वो भी दे रखा है, ओके, 400 प्रति सेकंड है। चलिए अब आपको सॉल्व करना है। तो और तरंग का वेग पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है V बराबर n लैम्डा, ओके, V बराबर n लैम्डा। तो 400 प्रति सेकंड यहाँ पे आवृत्ति दे रखा है 400 और लैम्डा तरंग दैर्घ्य 50 दे रखा है। इसको गुना कर देंगे और गुना करेंगे तो 20,000 आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है यदि एक 40 वाट और एक 60 वाट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत मेंस में लगा दिया जाए, तो इन दोनों बल्बों की सम्मिलित तुल्य विद्युत सामर्थ्य क्या होगी, आपको बताना है। देखते हैं। यदि एक 40 वाट और एक 60 वाट दो बल्ब है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, विद्युत मेंस में लगाया जाता है, तो दोनों बल्बों की सम्मिलित तुल्य विद्युत सामर्थ्य क्या होगी, आपको बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो श्रेणी क्रम में आपको जब भी सॉल्व करने की बात आए तो आपको P1 और जो P2 यहाँ पे ले लेंगे। पहले फॉर्मूला लिख देते। श्रेणी क्रम में बात आएगा तो 1/P इसको टू 1/P1 प्लस 1/P2। और यही से रहता है किस में, समांतर में, तो P1 प्लस P2 डायरेक्ट होता है, ये बट्टा बट्टा वाला सिलसिला नहीं होता। ओके, चलिए इसको निकाल लेना है। 1/P का 1/P रहने देंगे, 1/P1। P1 यहाँ पे क्या दे रखा है 40 वाट समझ लीजिए और P2 आपका 60 वाट। ओके, 1/40 बट्टा 1/60। इस तरीके से आपको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे, राइट, निकालेंगे ना, एलसीएम निकालेंगे। ओके, और एलसीएम निकालेंगे तो इसका 60 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। एलसीएम 120 होगा, राइट, 120 एलसीएम हो जाएगा। तो 40 तियाँ तो 3 और 60 दूनी मतलब कि 3 2 5, 5/120 हो जाएगा। और जब 5/120 होगा तो 5/120 को काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5/120 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/24। तो यहाँ पे आप बोलेंगे ऑप्शन तो 1/24 है नहीं, तो 1/P था ना, तो 1/24, तो P का मान कितना हो गया 24 हो गया ना, तो जो कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। कैसा लग रहा है क्वेश्चन, एक बार बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। किसी साबुन के बुलबुले के भीतर अधिकतम दाब का मान बताए यदि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तथा दिया हुआ है कि पृष्ठ तनाव 30 डाइन प्रति सेंटीमीटर है। चलिए बताइए, सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला साथ में चल रहा है ना इसका रिवीजन टाइप से, वो आप नोट करते चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ओके, सपोर्ट रहा तो भाई साहब कंटिन्यू चलेगा, अदरवाइज ये सेशन बंद हो जाएगा। चलिए बताइए, 5वां नंबर है क्वेश्चन और क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए मैं ही बताता हूँ, इसको फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, del P/4T/R। ये आपका जब भी आए इस तरीके से साबुन का बुलबुला वाला, तो यहाँ पे आपको इसी ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, साबुन का बुलबुला वाला 4T/R, एक होता है पानी का बुलबुला 2T/R, राइट है ना, 4T/R यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो 4 का 4 और यहाँ पे दे रखा है टी का मान पूछ रहा है, तो टी का मान यहाँ पे 30 डाइन प्रति सेकंड दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो 30 और यहाँ पे क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिख देंगे ना। तो 3 चौके 12, 120/6 और 120 बट्टा जब 6 करेंगे तो 6 दूनी 12 मतलब कि 20 डाइन प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक कांच का एक उत्तल लेंस एक माध्यम में है जिसमें वह कांच के समतल प्लेट की तरह कार्य करता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा। कांच का एक उत्तल लेंस है, एक माध्यम में है, उसमें वह कांच के समतल प्लेट की तरह कार्य कर रहा है। किस तरीके से समतल प्लेट की तरह कार्य करता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा, आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है कांच के अपवर्तनांक से अधिक, बी में दे रखा है कांच के अपवर्तनांक से कम, सी में दे रखा है कांच के अपवर्तनांक के बराबर और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर दे देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा कांच के अपवर्तनांक के बराबर, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी आई। ओके, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं भाई साहब टॉप क्लास के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ओके,
पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जी का मान क्या होगा। पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जी का मान बताना। ऑप्शन दे रखा है g/2, g/4, g/6, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। राइट, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर, मतलब कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो आपका ऊंचाई के बराबर यहाँ पे बोल रहा है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। ओके, लिखेंगे ना। तो इसको कैसे निकालेंगे ये नोट कर लीजिएगा, H+S=R। तो चलिए G' और R², ये आपको नोट करना है फॉर्मूला, R+ का H का होल स्क्वायर, ये आपको नोट कर लेना है। ये R नहीं है, ये R² होगा। राइट, तो G'=G(R²/R+H²). ओके ओके, चलिए इसको अब ये फॉर्मूला पहले नोट कीजिए। तो ये नोट कर लिए। चलिए इसके बाद वाला जो आपका होगा वो हम लिखते हैं। तो G' था तो G' को G' वैसे ही लिखेंगे, और G इधर था तो G गुने और R² को वही रहने देंगे। बट्टा में तो आपको पता है, मैंने बताया था R = H, तो R और H था तो R का बराबर H हो गया, तो R ही लिख देंगे। तो R + R का स्क्वायर कर देंगे। राइट, R + R का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको फिर से करेंगे, G गुने R², और ये हो जाएगा 2R², 2R का होल स्क्वायर, तो G गुने R²/4R²। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो G क्या था, G गुने R²/4R², R² से R² कट G/4 बच गया, और यही जो कि आपका ऑप्शन बी आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, G/4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं तो भाई साहब शेयर जरूर करिए। 8 में दे रखा है, यदि दो समान धातु के चालकों में विद्युत धारा प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान हो तथा उनके लंबाइयों का अनुपात 5:12 हो, तो घसीट वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको बताना है, का अनुपात बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, और 8 का राइट आंसर कौन देगा देखते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, समान धातु के चालकों में विद्युत प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा क्षेत्रफल, और इसमें सिर्फ दे रखा है लंबाइयों का अनुपात। ओके, 5/12 है तो घसीट वेग का अनुपात होगा। चले इसका एक डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले इसको जो थ्योरी है वो कॉन्सेप्ट समझिए। तो आपका जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, घसीट वेग जिसे बोलते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। घसीट वेग जो होता है वो आपका क्या चीज़ पे, लंबाई पे जो होता है ना, निर्भर ही नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ। ओके, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ। ओके, तो ये जो है आपका लंबाई पे निर्भर नहीं करता है, और जब लंबाई पे निर्भर नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो अनुपात रहेगा, जो किस चीज़ का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अनुपात रहेगा, वो 1:1 के रेशियो में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन पे, 9 पे। राइट, और 8 क्वेश्चन डिस्कस किया 9 पे। ओके, तो 9 में दे रखा है 8 से मैंने पढ़ा आपको, इसमें लंबाई का अनुपात पूछा, इसमें विद्युत धारा का घनत्व का अनुपात पूछ रहा है। राइट, तो घनत्व का अनुपात जब भी आपसे पूछे तो आपको कैसे याद करना है। राइट, तो घनत्व का अनुपात आपसे पूछे तो I1 = I2, घनत्व पूछ रहा है ना, विद्युत धारा पूछ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे नोट करेंगे J1 = I1 J2, घनत्व पूछ रहा है। तो अगर अनुपात पूछ रहा है विद्युत धारा में घनत्व का अनुपात, तो J1/J2 ये घनत्व हो गया। I1 विद्युत धारा का अनुपात पूछ रहा है तो I1 बटा क्या हो जाएगा, I1/A1 गुने A2/I2। ये आपका इस तरीके से फॉर्मूला ये डिराइव हुआ। अब I1 गुने, अब इसको क्या करेंगे, और इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, I1 जो है I2 के बराबर है, और A1 A2 के बराबर है। आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, I1 A2 के बराबर है, और कॉमा देके फिर आप A1 A2 के बराबर है। तो कहीं भी कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, अगर ये भी इसके I1 I2 के बराबर है, A1 A2 के बराबर, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों कट पीट के क्या हो जाएगा, कट पीट के आपका बराबर हो जाएगा, मतलब कि 1:1 के में आ जाएगा, 1:1 में आ जाएगा, 1:1 आएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 10 पे, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है वो देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि आपका किसी चालक में 20 कूलम का आवेश जो है 15 सेकंड तक प्रवाहित होता है। यदि चालक का धारा घनत्व 20 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको बताना है। ओके, और देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको बताना है। चालक का धारा घनत्व 20 एम्पियर दे रखा है। चलिए, 15 सेकंड तक प्रवाहित होता है, समय दे रखा है आपका सेकंड में, और 20 कूलम का चालक है। चलिए राइट आंसर देखते हैं, सबसे पहले कौन बताता है। ओके, क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें आपको पूछ रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अगर इसको निकाला जाए तो सेम वही आप समझ लीजिए, ए इक्वल टू आई अपॉन जे, ए इक्वल टू आई अपॉन जे। ओके, इक्वल टू क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्यू अपॉन टी जे। ओके, इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। ओके ओके, चलिए अब आपको Q का मान क्या दे रखा है, मतलब कि कूलम, मतलब कि 20, राइट। और जो आपका दे रखा है यहाँ पे 15 सेकंड, T का मान मतलब कि 15 गुने, और J मतलब कि आपका धारा घनत्व तो दे रखा है जो कि आपका है कितना, 20 एम्पियर। तो 20 यहाँ पे नोट कर लेंगे। 20 से 20 आपका कट गया ना, 20 से 20 कट गया, बच गया क्या, 20 से 20 कट गया तो 1/15 बच गया। और 1/15 को अगर सॉल्व करें तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 1/15 को। चलिए राइट आंसर देखते हैं कौन बताता है। 1/15 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए, तो इसका आंसर ये आंसर होगा। और कैसे होगा आपको बताना है, देखते हैं कौन बताता है, नहीं तो बाद में हम तो बताएंगे ही। चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है किसी चालक के दोनों छोरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 20 वोल्ट है। यदि चालक का प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रवाहित धारा का मान आपको बताना है। फिर से एक बार ध्यान देंगे, चालक के दोनों छोरों के बीच दो दे रखा है, उत्पन्न विभवांतर 20 वोल्ट है। यदि चालक का प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रवाहित धारा का मान आपको बताना है। और देखते हैं राइट आंसर कौन देता है। ऑप्शन ए में दे रखा है 10 एम्पियर, बी में दे रखा है 2 एम्पियर, सी में दे रखा है 20 एम्पियर, और डी में दे रखा है 40 एम्पियर। चलिए तो राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर से सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे धारा पूछ रहा है तो I इधर कर देंगे और V/R कर देंगे, राइट। और V कितना दे रखा है, 20 वोल्ट, और यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है 10, तो 10 दूनी तो 2 एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। और क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है 20 सेल हैं जिनमें से प्रत्येक का EMF 2 वोल्ट तथा R मतलब कि आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम श्रृंखलाबद्ध समूह में जुड़े हैं, श्रृंखलाबद्ध समूह में जुड़े हैं, जिनमें 3 गलत सेलों की संख्या 8 ओम है, बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा गया है, तो धारा का मान बताएं। चलिए भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर, और बताते हैं, देखते हैं कौन बताता है। ओके चलिए ऑप्शन दे रखा है, देख लीजिए, ABC करके दे रखा है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके तो चलिए इसका सॉल्विंग करते हैं, कल्याण करते हैं। I इक्वल टू, आपसे क्या पूछ रहा है, धारा का मान पूछ रहा है, तो I इक्वल टू N-2x अपॉन R प्लस NR। ओके ये आपका फॉर्मूला हुआ, और गुने F ये आपका फॉर्मूला हुआ। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको एक बार नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए। I को I रहने देंगे, धारा निकालना है। N कितना दे रखा है, 20 सेल दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे, -2 गुने X का मान क्या दे रखा है, तो X का मान यहाँ पे दे रखा है श्रृंखलाबद्ध समूह में जुड़े, X का मान यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 लिख देंगे, बट्टा करेंगे R मतलब कि कैपिटल जो R आपका दे रखा है, कितना दे रखा है, 8 ओम दे रखा है। यहाँ पे आपको बाहरी प्रतिरोध 8 और आंतरिक प्रतिरोध कितना है आपका 1 ओम दे रखा है, प्लस N आपका कितना है, N कितना है, तो N ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि 20 है, यहाँ पे आपने लिखा, तो यहाँ पे भी 20 लिख देंगे, और गुने क्या लिख देंगे, R जो आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम है। चलिए 20 - 6 कितना हो जाएगा, 20, और F का मान, F का EMF यहाँ पे दे रखा है, जो कि आपका हो जाएगा 2 वोल्ट। ओके 2 वोल्ट हो जाएगा ना, 2 वोल्ट हो जाएगा। तो 20 में से 6 गया, ये 20 है, और 3 दूनी 6 हो गया, तो 20 में से 6 गया 14 हो गया ना, और 8 और 20 से कम 20 है, 20 8 28। ओके और दूने
ओके, तो 20 में से 6 गया तो 14, और इधर 2 था और 20 नीचे था प्लस 8 एकम 8, तो 20 8 28 हो जाएगा। तो 14 दूनी 28 और 28 से 28 कट गया, तो 1 एम्पियर आपका जो है धारा बच गया, जो कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए यदि समतल दर्पण को 30 डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूम जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आपको। चलिए, आपतित किरण को स्थिर रखते हुए यदि समतल दर्पण को 30 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना डिग्री घूम जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 और 13 का राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। इसको स्थिर आपतित किरण को जब स्थिर रखते हुए हम घुमाएंगे ना तो समतल दर्पण 30 डिग्री से घूम जाएगा, और जब 30 डिग्री से घूम दिया जाएगा तो जो ये आपका परावर्तित किरण होगा ना, जो आपतित किरण है, एक तो आपतित किरण को स्थिर रखते हुए जो आपका परावर्तित किरण है क्या होगा, इसको आपतित किरण को इसके समतल दर्पण को क्या करेंगे 30 डिग्री से घुमा देंगे। 30 डिग्री से घुमा देंगे तो जो आपका कोण बनेगा, वो आपका जो कोण बन जाएगा परावर्तित किरण बनेगा, वो बन जाएगा कितने डिग्री से घूम जाएगा, 60 डिग्री से घूम जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, और क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, और इसका मान आपको निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे। ओके, चलिए, और ए बी आपको पता है ये कैसे निकलेगा, और ए डॉट बी स्क्वायर दे रखा है। ओके, सदिश और अदिश। ओके, तो इसको निकालते हैं, तो इसको जब भी हम सॉल्व करते हैं ए बी स्क्वायर क्या करेंगे, ए बी साइन थीटा, और स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसको ए बी कॉस थीटा में डॉट प्रोडक्ट कॉस और क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा। ओके, तो ए बी कॉस थीटा स्क्वायर कर देंगे, हो गया खेल ख़त्म। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ए बी जोड़ देंगे ना, तो ए से ए करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हुआ। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए फिर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है 1, और जब इसमें गुना कर देंगे तो कितना बच जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा, और जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है, दो चालक जिनके प्रतिरोध 3:4 है यदि एक समांतर क्रम में जुड़े हैं और उनके सिरों के बीच का विभवांतर नियत है तो दोनों चालकों में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। क्या बताना है, दोनों चालकों में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात आपको बताना है। चलिए, उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात बताना है। दोनों चालकों जिनके प्रतिरोध 3:4 है यदि एक समांतर क्रम में जुड़े हैं और इनके सिरों के बीच का विभवांतर नियत है। सिरों के बीच का विभवांतर को नियत कर रखा है, और जब नियत कर रखा है तो क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। प्रतिरोध 3:4 में दे रखा है, तो इसका जो आप नोट करेगा S2/H1 = R1/R2 होता है। ओके, और R1 R2 का अनुपात दे रखा है 3:4, तो H1 का क्या हो जाएगा, तो H1 आपका यहाँ पे 4 है और H2 3 है, तो H1 H2 का अनुपात 4:3 हो जाएगा, और 4:3 होगा तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है, यदि किसी वस्तु की चाल n गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ट्रिक बता देंगे डायरेक्ट आपको। अगर n गुना पूछ रहा है तो क्या होगा, 4 गुना यहाँ से अगर पूछ दिया जाए, 3 गुना पूछ दे, 5 गुना पूछ दे, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। ओके, तो चलिए n गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर किसी चीज़ का वेग या चाल जब भी का n गुना बढ़ा दिया जाए या फिर 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का अगर पूछ ले तो डायरेक्ट आपको याद रखना है क्या चीज़, n स्क्वायर सिर्फ याद रखना है। n गुना बढ़ा रहा है तो n स्क्वायर,
ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर आपसे 4 क्या कह दे, अगर वेग आपसे 4 गुना कहे तो यहाँ पे 4 स्क्वायर कर देंगे तो 16 आंसर हो जाएगा। अगर 3 गुना कहे तो आपका 9 आंसर हो जाएगा। 5 गुना कहे तो 25 आंसर हो जाएगा, मतलब स्क्वायर कर देना है। और यही आपका ट्रिक है उसको सॉल्व करने का। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। और क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है विद्युत केतली में पानी 15 मिनट में उबल जाता है। जो विद्युत केतली है उसमें पानी जो है, वाटर जो है 15 मिनट में क्या हो जाता है, उबल हो जाता है। तो केतली के तार के लंबाई को कितना गुना किया जाए कि पानी 10 मिनट में गर्म हो जाए। चलिए भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 17 और 17 का देखते हैं। मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा सीधा सीधा अगर बात करें तो उबलने वगैरह की बात कर रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और 17 का राइट आंसर कौन देता है। एक बार शेयर करके आइए तो भाई साहब, शेयर करके आइए, शेयर करिए फटाफट, एक बार शेयर करिए। तो चलिए शेयर करिए। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, तब तक एक बार शेयर करिए। तो इसका फॉर्मूला निकालेंगे, क्या निकालेंगे, L2/L1 इक्वल टू T2/T1। ओके, T2/T1 इस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे। और L2 T2 L1 T1। ओके, तो आपको L2 L1 यहाँ पे लिख लेंगे, ये वैसे ही रहेगा L2/L1। और T2 का मान क्या दे रखा है, T2 आप देख सकते हैं 15 मिनट में उबल जाता है। तो केतली के तार की लंबाई को कितना गुना किया जाए कि पानी 10 मिनट में गर्म हो जाए, राइट। तो T2 दे रखा है 15 और T1 दे रखा है 10। ओके, यही दे रखा है ना, 15/10 L2 L1। ओके, तो ये आपका हो गया 15/10। और L2 L1 का मान कितना हो जाएगा, 5 3 15 है, 5 दूनी 10, तो 3:2 हो जाएगा, 3/2, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 नंबर भी। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, यदि किसी चालक की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना गुना बढ़ा दिया जाए तो कितना गुना हो जाएगा। कितना गुना बोल रहा है, 50%। किसी चालक की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, बताइए फटाफट। चलिए राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। चलिए इसको हम सॉल्व कराते हैं। और इसको सॉल्व करने का परिवर्तन प्रतिशत प्रतिरोध में जो होगा तो आप नोट कर सकते हैं, तो कर लीजिए। ओके, इसका जो फॉर्मूला आता है n² - 1 × 100। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, चलिए इसको सॉल्व कराते हैं, n² - 1 × 100। और इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि n जितना गुना लंबाई में वृद्धि हुई हो, n क्या हो, जितना गुना लंबाई में वृद्धि हुई हो। तो कितना गुना लंबाई में वृद्धि हुई है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो 100 से आपको 50% बढ़ रहा है, तो 3/2 गुना लंबाई में वृद्धि हुई है। तो 3/2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस चेक करेंगे और गुना 100 करेंगे। तो 3/2 9/4 और 4 लघुत्तम ले लेंगे 9, और 9 में से 4 गया 5, तो 5 हो जाएगा, राइट। 5/4 और 5/4 गुने 100, तो ये हो जाएगा 25, 25 25 125, तो 125 होगा। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसको इस तरीके से भी सॉल्व करते सक्सेस है। 50 25, ये 5 लेके 50 25 सिंगल रहता तो 25, और 25 में 100 जोड़ देंगे तो 125%, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये भी वही दे रखा है, यदि किसी चालक की लंबाई 100% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में बढ़ोतरी हो जाएगा। तो चलिए 100% बढ़ा रहा है, 100% का मतलब कि 100% तो है, 100% मतलब डबल कर दे रहा है, राइट। मतलब कि ये 2 गुना हो रहा है। ओके, 2 गुना जब हो रहा है तो n² - 1 × 100 करना है। ओके, 200, और 2 गुना तो 2 दूनी 4 - 1 और गुने 100, तो 4 में से गया 3, और 3 गुने 100 मतलब कि 300%, जो कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। चलिए चुंबकीय क्षेत्र की बीमा बताइए। तो चलिए चुंबकीय क्षेत्र की बीमा आपको बताना है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है
इसको सॉल्व करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र का किसी चीज़ का बीमा आपको निकालना है तो आपका उसका फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूला आ रहा है तो आप किसी चीज़ का बीमा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए, कोई भी बीमा आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिख लीजिए, बल बटा विद्युत धारा, बल बटा विद्युत धारा और गुने लंबाई। तो ये नोट कर लीजिए, बल बटा विद्युत धारा और गुने लंबाई, ये आप नोट करिएगा। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व कराते हैं। तो बल का क्या हो जाएगा, बल का आपका क्या हो जाएगा, बल का आपको पता होना चाहिए ml T⁻⁻², राइट। ये बल का आपका फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब बीमा हो जाएगा, बल बटा विद्युत धारा। और विद्युत धारा का क्या होगा, विद्युत धारा का हो जाएगा A, यही होगा ना, बल का आपका ये हो जाएगा विद्युत धारा। और आपका लंबाई का क्या, बल बटा विद्युत धारा गुने लंबाई। और लंबाई के लिए L ले लेंगे। जब L ले लेंगे तो ये L से L कट जाएगा, L से L कट जाएगा तो ये M बच जाएगा। और L यहाँ पे 0 लिख देंगे, जी तो यहाँ पे 0 है नहीं, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। तो M और T⁻²² है, T⁻² है, और A ऊपर जाएगा तो A⁻A1 हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन सी आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और डायरेक्ट आपको टिक करना है, ज़्यादा समय लेना नहीं है। ये नहीं कि रट्टा मार रहे हैं m⁻2 तो इस तरीके से आपको नहीं करना है एग्जाम में, बस फॉर्मूला आपको याद कर करना है। किलोवाट घंटा बराबर होता है कितने के बराबर, तो 36 × 10⁻6 जूल, 10⁻6 जूल, 36 × 10⁻7 जूल, 36 × 10⁻5 जूल। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। ओके, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 और 21 का राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। इसको 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ लेता है। इसको डायरेक्ट आप अगर याद करना चाहें तो भी कर सकते हैं, या फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। देखिए कैसे, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 10⁻³ गुने जूल बटा सेकेंड। ओके, जूल बटा सेकेंड। अब घंटा पूछ रहा है तो 60 × 60 मिनट सेकेंड। ओके, तो 6 के 3600, 3600 × 10⁻3, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 के 3600 × 10⁻3, यहाँ से 2 निकलेगा तो 36 × 10⁻5 जूल हो जाएगा। या फिर आपको पूछ लेता है इसको 3.6 × 10⁻6 जूल भी लिख देता है। तो इस तरीके भी ये भी सही है, ये भी सही है। तो जो आपको ऑप्शन में दिखे वो टिक करना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय चालक में 5 रेडियन प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगा रहा है, तो चालक में निर्मित धारा का मान होगा। चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। क्वेश्चन नंबर है 22 और नज़दीक आ चुके हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, तो ध्यान देना है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसमें आपको पूछ क्या रहा है, निर्मित धारा का मान पूछ रहा है। तो I = ओके, ये आपका फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, /2π। चलिए ये कितना, 5 रेडियन प्रति सेकंड देख रखा है चालक वृत्तीय, तो 5 हो जाएगा। ई का मान आपको पता होना चाहिए। चलिए ई का मान वैसे ही रहने देंगे अभी के लिए, क्योंकि ई सब में यहाँ पे दे रखा है 2 ऑप्शन ई में, तो कहीं ई से यहीं से काम बन जाए। तो 5 ही हो जाएगा, 5 × E/2π। ओके, तो 5/E × 2π। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। चलिए तो आपका जो राइट आंसर होगा, 5 से अगर 2 से अगर काट दिया जाए तो 5E/2π दे रखा है ना 22 का, 5E/2π। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से अगर 2π को अगर सॉल्व करते तो यहाँ पे तो 2.5 ऐसे ही हो जाएगा। तो 2.5E यहाँ पे बन रहा है। ओके, 2.5E बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 5E यहाँ पे बन रहा है ना। हम कितना नंबर सॉल्व कर रहे हैं भाई साहब, हाँ 2.5 धारा का मान पूछ रहे हैं ना, तो धारा का मान 5E/, ओ शिट, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रखा ना यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन में 22 का ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो धारा का मान यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा 5E/2π। ओके, नोट कीजिए, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा भाई साहब, गलत ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन है ही नहीं। 23 में चलेंगे, 23 भी वही क्वेश्चन लगभग है क्या, नहीं 22 का ऑप्शन नहीं दे रखा है। ऑप्शन आप नोट कर लीजिए, I/5E/2π। ओके, कोई प्रोटॉन किसी वृत्तीय चालक में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगा रहा है, चालक में निर्मित धारा का मान है, यदि त्रिज्या 7/22 दे रखा है।
और ये है 23 नंबर क्वेश्चन। 22 आपने देखा, 22 का ऑप्शन नहीं था। चलिए 23 वाला सॉल्व करते हैं। 23 में कैसे सॉल्व, तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पे पूछ रहा है धारा, यहाँ पे भी पूछ रहा है, तो आई अपॉन यहाँ पे ये लिख लेंगे 2πr। ओके, तो यहाँ पे जो मान दे रखा है आपने पहले देख लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्या धारा निकालना है। इसको मान जो 5 ये दे रखा है, 5e ऑलरेडी हमने निकाला था 5e। ओके, जो यहाँ पे और 2π ऑलरेडी दे रखा है, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे, 2 यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। उसके बाद पाई आर है, तो पाई का मान 22/7 ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, 22/7 लिख देंगे, तो 22/7 होता ही है। और आर का मान है 7/22, तो 22 से 22 कट गया, 7 से 7 कट गया। ओके, बच गया 2, 5e/2 बच गया। तो 5e/2 से ये 2.5e हो जाएगा, मतलब कि 2.5e आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है एंड गेट में एक निवेशी 0 तथा दूसरा 1 है निर्गत होगा। चलिए भाई साहब, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही करा रखा था। एंड, नैंड, नॉट, नॉर जो भी है और गेट सबका मैंने बता रखा है। तो कल वाला क्लास आपने नहीं देखा है तो उसका एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में देखिए, कल वाला प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे वहाँ से किसी तरह आराम से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से फंसने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट से। तो प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है। तो चलिए 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चलिए मैं 24 का राइट आंसर दे देता हूँ। तो 24 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, तो जब 0 तथा दूसरा 1 दे रखा है निर्गत निवेशी होगा। चलिए इसको मैं सॉल्व कराऊँ क्या, तो चलिए एंड गेट का जो आपका सत्यता सारणी है वो मैं आपको बना देता हूँ, ट्रुथ टेबल जिसे कहते हैं। तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, 3 कॉलम बना लेते हैं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। ओके, एक कॉलम इधर भी बना लेते हैं, इसमें ए लिख देते हैं, इसमें बी लिख देते हैं, इसमें वाई लिख देते हैं। इस तरीके से सत्यता सारणी बनती है। चलिए अब पहले आपको इसको याद करके रखना है ऐसे 0, अब ये मुझे याद भी है 0 0 1 1 0 0 1 1 4 बनता है 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से ये याद करके रखना है। उसके बाद 0 0 0 1। चलिए अब देखिए 0 से 0 हो रहा है तो 1 0 हो रहा है, 0 में 1 से हो रहा है तो 0 हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है तो 0। तो जब यहाँ पे दे रखा है 0 निवेशी 0 है, एक निवेशी 0 तथा दूसरा 1 है, तो एक 0 है 1 है, तो यहाँ पे 0 बन रहा है, और 0 बन रहा है तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है भाई साहब, तो क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, यदि किसी पिंड का रेखीय संवेग 10% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने % की वृद्धि होगी। किसी पिंड का रेखीय संवेग अगर कितना बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि आपसे पूछ रहा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व कराते हैं। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो गतिज ऊर्जा में परसेंटेज वृद्धि जो निकालते हैं वो कैसे 2x + x²/100। इस तरीके से आपको जब भी पूछे रेखीय संवेग कितना % बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने % की वृद्धि होगी, कमी होगी, जो भी आपको ऐसे तरीके से पूछे, तो वृद्धि यहाँ पे पूछ रहा है, तो गतिज ऊर्जा में जब भी वृद्धि ऐसे पूछे तो आपको लगा देना है 2x। तो x का मान कितना है 10% बढ़ रहा है, और 10 यहाँ पे भी 10 यहाँ 100 हो जाएगा, 100 का 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और 2 20 और 100 और 10 यहाँ 100 ये भी कट गया, तो मतलब कि यहाँ पे 1 बच गया, और 20 + 1 मतलब कि 21% आपका जो है बढ़ोतरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई साहब ये थे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 25 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% यहाँ से फंसेंगे, मतलब 25 के 25 नहीं, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका ज़रूर काम करेगा। तो कल वाला मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो वहाँ भी देख लीजिए, और जितने प्रैक्टिस करा रहेंगे ना एग्ज़ाम तक, जितने करा देंगे वहाँ से 100% आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाएंगे, जितने अपने इतने दिन में नहीं किए होंगे। बैच वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा ही कुछ मैंने प्रोवाइड करा रखा है, तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, बट आप रिवाइज़ करें तो ओके, क्योंकि मटेरियल तो मान लीजिए कोई भी दे देगा, पढ़ना आपको है तो आप पढ़िए। ओके, और प्रैक्टिस सेट के लिए आपने कहा था तो ये प्रैक्टिस सेट फिजिक्स का भी चल रहा है, साइंस का भी मैंने ऑलरेडी लगा रखा है 7 बजे से 6 बजे से फिजिक्स का। तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सपना है कोस्ट गार्ड ही, तो फटाफट क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और
क्या करना है, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। इसके PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कल वाले क्लास का PDF मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया है, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड चलेंगे फिर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आस्क कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों।